नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था और जिसकी उम्मीदें भी थी भारतीय जनता पार्टी से। जो कुछ भी इस वक्त इतिहास में नहीं दोहराया गया, वो इतिहास में इस वक्त दोहराया गया। और आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन हो चुका है, अंतिम संस्कार आज हुआ है। और उस अंतिम संस्कार के लिए भी जो पेच फंसा कर रखा भारतीय जनता पार्टी ने, वो बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त विपक्षी खेमा काफी हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि राजघाट पर जितने भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका अंतिम संस्कार वहीं पर हुआ है, उनके स्मारक भी वहीं पर बने हैं। लेकिन आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, उनका उनका अंतिम संस्कार अगर हम कहें तो निगम बोध घाट पर कराया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त काफी मुसीबत भरा होने वाला है, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये चीज कांग्रेस को अपमानित करने के लिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपमानित करने के लिए किया है। तो इसी मुद्दे पर और साथ ही साथ तमाम जितने भी राजनीतिक मुद्दे हैं, उसको लेकर बातचीत होगी। और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के लिए क्या कुछ योगदान दिया है, उस पर भी बातचीत होगी। हमारे साथ राजीव रंजन सर जुड़ रहे हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे ही बातचीत करेंगे और इस तमाम मुद्दों की जानकारी। सर, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत हम करेंगे कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है और उनकी याद में अगर देखें तो आज अंतिम संस्कार भी किया गया। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता भी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ पर ये हो गई कि अंतिम संस्कार को लेकर ही काफी बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जिस जगह की मांग की गई थी, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का अगर हम बात करें तो पहले राजघाट पर हमेशा से जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका वहां पर ही अंतिम संस्कार हुआ है, वहीं पर स्मारक भी बना है सर। लेकिन मनमोहन सिंह को लेकर उनका वहां पर अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, उन्होंने मनमोहन सिंह का घोर अपमान किया है। और काफी निंदा भी इस बात को लेकर की जा रही है वर्तमान सरकार की। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। और देखिए, जिस गर्त से मनमोहन सिंह इस देश को निकाल के लेके आए थे, वो आज की पीढ़ी जो मिलीनियल जिसको बोला जाता है ना, 2000 या उसके बाद पैदा हुई है, ये शायद समझ भी नहीं पाएंगे। क्योंकि देश जो है अधोगति की तरफ बढ़ चुका था, बैंकरप्सी पे जा की तरफ बढ़ रहा था, सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। उस टाइम में देश का दामन जो है वो सरदार मनमोहन सिंह जी ने थामा और इस देश को ऐसे आर्थिक बदहाली, एक ऐसे आर्थिक गर्त से बाहर निकाल के लेके आए, जिसका परिणाम, जिसका फल आज हम सभी भोग रहे हैं। आज जो भारत की इकोनॉमी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है, उसके पीछे मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे व्यक्ति के साथ में मुझे ऐसा लगता है कि जो इस राष्ट्र को सम्मान देना चाहिए था, जितना सम्मान देना चाहिए था, जिस तरीके का उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वैसा ट्रीटमेंट, वैसा सम्मान उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये बात आपने एकदम सही कही। आप मुझे बताइए कि शांति स्थल कहां है, आप मुझे बताइए कि शक्ति स्थल कहां है, आप मुझे बताइए कि वीर भूमि कहां है, आप मुझे बताइए कि सदैव अटल कहां है। ये सारे जो स्मारक स्थल हैं, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के बने हैं, ये सब के सब राजघाट की पेरिफेरी में बने हैं, ठीक है। और सरदार मनमोहन सिंह जी जो हैं, वो कोई 1 साल 6 महीने 2 साल के प्रधानमंत्री नहीं थे। हालांकि इतने ड्यूरेशन के भी जो प्रधानमंत्री रहते, वो भी उसी इज्जत के, उसी ट्रीटमेंट के काबिल हैं जो ट्रीटमेंट बाकियों को मिलता है। बिकॉज प्रधानमंत्री की पोस्ट प्रधानमंत्री की है, चाहे आप 1 दिन के लिए रखें, चाहे आप 10 साल के लिए रखें। तो जिस तरीके का ट्रीटमेंट इनको मिलना चाहिए था, आपने एकदम सही कहा, वैसा ट्रीटमेंट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। इसीलिए सारे विपक्षी दल के जो नेता हैं और जो आम जनता, एक बहुत बड़ा तबका जो है, वो उसका ये मानना है कि मनमोहन सिंह जी को जो है वो एक बेटर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था। राजघाट के पास में कहीं कोई एक जगह लेके उनका वहां पे जो है स्मारक स्थल बनाना चाहिए था। देश के एकमेव सिख कम्युनिटी से आने वाले वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद एकमेव सिख कम्युनिटी से आने वाले फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे वो, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। ऐसे व्यक्ति का आप समझिए, आज इस देश की आबादी 1.5 से 2% सिख लोगों की आबादी है। क्या ये सिर्फ मनमोहन सिंह जी के साथ में अन्याय नहीं है? क्या ये पूरी की पूरी सिख कम्युनिटी के साथ अन्याय नहीं है? और यहां तक कि जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन,
यानी एलपीजी के फॉर्मूले में हमारे जैसे लोग जो विश्वास रखते हैं, क्या हमारे साथ ये अन्याय नहीं है कि जिस व्यक्ति की तरफ हम लोग जो है सर उठा के देखा करते थे, जिसकी तरफ जो है हम लोग अपने आदर्श के रूप में देखा करते थे, जिससे हम लोग अपना आदर्श प्राप्त करते थे, उस व्यक्ति को जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, जिस तरीके का सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरीके का उस व्यक्ति को इस देश ने मृत्यु उपरांत जो है वो एक आप समझ लीजिए पदक कह लीजिए या जो भी है, एक आम जनता की तरफ से जो भी श्रद्धा है, जो श्रद्धा मिलनी चाहिए थी, वो ऐसा लगता है कि उसकी उसमें कहीं कुछ कमी रह गई है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, हमेशा भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में नहीं रहने वाली। दूसरी बात, हर व्यक्ति जो जीवित हुआ है उसकी कभी ना कभी मृत्यु होगी, ठीक है, यह शाश्वत सत्य है, मृत्यु जो है वो शाश्वत सत्य है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिले जब कभी भी वो स्वर्गवास हो जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के जो अनुयायी लोग हैं, क्या वो इस चीज को पचा पाएंगे? क्या वो इस चीज को मान पाएंगे? क्या जैसा ट्रीटमेंट मनमोहन सिंह को दिया जा रहा है उस तरीके का ट्रीटमेंट यदि उनको दिया गया तो क्या ये उन्हें स्वीकार होगा? क्या ये योग्य ट्रीटमेंट माना जाएगा? ये सारे प्रश्नों के जवाब जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार और इस सरकार के जो पुरोधा हैं, जो इस सरकार के सारी नीतियों को, सारे डिसीजंस को जो है क्रियान्वित करते हैं या दर्शित मतलब जिस दिशा में लेके जाते हैं, उनको ये सोचना होगा कि वो अजर अमर नहीं है, आज नहीं तो कल मृत्यु के आगोश में हम सभी को जाना है। तो फिर हम सभी को यदि जाना है तो क्या जिस तरीके का ट्रीटमेंट मनमोहन सिंह जी को दिया गया उस तरीके के ट्रीटमेंट के लिए वो खुद तैयार हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल सर, और ये सवाल तभी से उठ रहा है क्योंकि अगर देखिए सर, तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि पहले जब मनमोहन सिंह जीवित थे तब भी उन पर काफी सारे आरोप लगे और ऐसा कहा गया कि उनके कार्यकाल में चीजें सही नहीं चली। उनके कार्यकाल को लेकर भी अगर हम देखें तो वर्तमान सरकार ने काफी सवाल खड़े किए, लेकिन सर जब जब वो चले गए इस दुनिया से और पूरा देश अभी शोक मना रहा है, उनको याद कर रहा है, और उनके जाने के बाद इस तरह का कृत्य करना और इस तरह से अपमानित करना, क्योंकि जिस जगह पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है उस जगह पर आज तक रिकॉर्ड रहा है सर, ये रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त तोड़ दिया। आज तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री किसी का भी वहां पर अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और केवल मनमोहन सिंह का ही वहां पर अंतिम संस्कार होना कहीं ना कहीं राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये जो भेदभावपूर्ण जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पर, ये तो बहुत पहले से ही लगते हैं, पर इस वक्त ये जब मामला उठा तब से ये आरोप, अब ये जो तमगा है ये बीजेपी पर लग चुका है कि ये ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी। देखिए, ओछी राजनीति कर रही कि सही राजनीति कर रही है, ये तो उन लोगों को खुद ही सोचना होगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, हर व्यक्ति अजर अमर नहीं है। आज यदि मनमोहन सिंह जी स्वर्गवासी हो गए हैं तो कल हो सकता है नरेंद्र मोदी भी हो जाए, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद भी, जितनी भी भगवान ने उनको उम्र दी है उसके बाद में। तो कैसे, जहां जिस स्थल पे आम लोगों का ये होता है, क्रिमेटोरियम बनाया जाता है या जहां पे क्रिमेशन किया जाता है, क्या उसी जगह पे नरेंद्र मोदी का भी किया जाए? तो क्या नरेंद्र मोदी के अनुयायी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या वो चीज स्वीकार होगी? ये एक सवाल है जिसपे इस देश के सारे लोगों को सोचने की जरूरत है। आप एक बात को समझिए, उस व्यक्ति ने 1991 में जब ये देश पूरी तरीके से बदहाल हो चुका था, जब ये देश पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था, जब ये देश पूरी तरीके से जो है बैंकरप्सी की दिशा में बढ़ चुका था, उस वक्त में आके इस व्यक्ति ने इस देश को दिखाया कि समाजवाद की धारा से अलग बह के पूंजीवाद की तरफ किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का जो असली स्वाद चखा इस देश ने, वो मनमोहन सिंह जी के ही गाइडेंस के अंडर में देखा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने इस देश को, इस मतलब जो स्थिति जो गिरती हुई थी, जो अधोगति की दिशा में जा रहा था, उसको थामा, और ना केवल थामा, वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस के रूप में कन्वर्ट किया भारत को। तो ये कोई एक सामान्य अचीवमेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने महान व्यक्ति की मृत्यु के बाद में राजनीति तो किसी भी तरीके की होनी नहीं चाहिए। उनकी जो यात्रा थी, इसमें जितने भी जीवित प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री थे,
इन सभी को भाग लेना चाहिए था। और अर्थशास्त्र, अर्थ मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, इन लोगों को भाग लेकर अपनी श्रद्धांजलि, अपनी रेस्पेक्ट को जो है वो शो करना चाहिए था। वो मुझे नजर नहीं आया। दुख की बात है, खेद की बात है, परंतु ये समझिए कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो। जो आज आप बो रहे हो कल वही आप काटोगे। तो जब आप काटोगे तो अब आप शिकायत करने की स्थिति में नहीं रहोगे। जी जी सर, ये मुद्दा तो काफ़ी फ़िलहाल गरमाया हुआ है, लेकिन एक चीज़ सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान रहा देश के लिए, आप उसको किस तरह से देखते हैं सर? कि उन्होंने, अगर आज उनको याद किया जा रहा है और उनकी शायरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। इस वक़्त सोशल मीडिया पर जो उन्होंने शायरियाँ दी हैं सदन में, वो भी काफ़ी वायरल हो रही हैं और इसी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा याद किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो देश के लिए किया, और तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो भी ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा राजनेता कभी इस देश को नहीं मिल पाएगा। तो किस तरह से आप देखते हैं सर उनके योगदान? देखिए, आज अर्थशास्त्र का, भारत की अर्थ का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसको मनमोहन सिंह ने छुआ ना। सेबी हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, एनएसई की स्थापना जो है वो उन्हीं के कार्यकाल में हुई है, जब वो वित्त मंत्री थे। सेबी को जो है पावर्स मिले वो मनमोहन सिंह जी के कारण ही मिले। आप यदि देखें तो 2004 के बाद से आधार हो, चाहे आप ये महात्मा गांधी मनरेगा जिसको कहा जाता है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये हो, या आप किसी सूचना का अधिकार हो, आई मीन कोई भी ऐसी सामाजिक आर्थिक आपको ये नजर नहीं आएंगे कदम जहां पे मनमोहन सिंह जी का जो है वो आपको टच नजर ना आए। तो मनमोहन सिंह जी जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया, देखिए जब इस देश की जो इकोनॉमी जो थी वो $250 बिलियन भी नहीं थी, तब उस व्यक्ति ने इस देश की कमान एज ए प्रधानमंत्री संभाली थी और उनके कार्यकाल में $250 बिलियन से लगभग $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो है वो भारत ने छू ली। 7.8% 10 साल में भारत ग्रो किया है 2004 से लेकर 2014 के बीच में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है, जो 2004 से लेके 2008 के बीच में भारत ने देखा है उनके फर्स्ट टर्म में, वो आज तक भारत ने नहीं देखा है। जितना कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है 2004 से लेकर 2008 के बीच में, वो आज तक कभी किसी भी प्रधानमंत्री के दौर में नहीं हुआ है। जितनी आर्थिक समानता जो है, मतलब जिनी कोफिशिएंट करके कोएफिशिएंट होता है जिससे नापा जाता है कि किसी भी देश के अंदर में आर्थिक असमानता कितनी बढ़ रही है, तो उस जिनी कोफिशिएंट को कम करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आप समझिए ये व्यक्ति जो है, इनके कार्यकाल में एज ए प्रधानमंत्री और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर एक से एक जो है, आप समझ लीजिए अतुल्य अचीवमेंट्स जो है वो इस देश ने देखे, उस देश ने प्राप्त किए हैं। तो सरदार मनमोहन सिंह के ऊपर में टिप्पणी करने वाला तो मैं बहुत छोटा, बहुत अदना व्यक्ति हूं। आप इस देश के किसी भी आर्थिक पत्रकार से पूछ लीजिए, राजनीतिक पत्रकार से पूछ लीजिए, यदि बात करते करते मनमोहन सिंह जी के बारे में उसके जहन में रेस्पेक्ट की भावना ना आए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा। ऐसे बहुत कम आपको फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जर्नलिस्ट मिलेंगे जो अदब से अपनी गर्दन नीची ना कर लें मनमोहन सिंह जी का नाम आते ही। देखिए इनके टाइम में 2-3 बड़े बड़े स्कैम्स के नाम उजागर हुए थे, टेलीकॉम स्कैम, कोल स्कैम। आज आप देखिए उसमें एक भी आदमी जो है वो सजा नहीं हुआ, कोई भी सजा याफ्ता नहीं है इसमें। जो 2-3 लोग कोल स्कैम में जिनको सजा भी हुई थी, अभी वो हाल फिलहाल में बरी हो गए। तो यानी आपने एक सज्जन पुरुष को बदनाम करके और उसको सत्ता से बेदखल किया। मैं भी इसमें पाप का भागीदार हूं, कोयला घोटाला निकालने में मेरा भी बहुत बड़ा योगदान था, परंतु आज जब यदि कोर्ट ऑफ लॉ में चीजें प्रूव नहीं हो रही, मेरा आज भी मानना कि घोटाले हुए थे, परंतु यदि कोर्ट ऑफ लॉ में वो चीज नहीं प्रूव हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश के कानून के सामने जो है, जो जिस तरीके के स्कैम के नेचर को उजागर किया गया था वो सफिशिएंट नहीं था लोगों को सजा देने के लिए। तो आपने एक ऐसे सज्जन पुरुष को, जिसने मीडिया को खुल के काम करने दिया, आज तक जब तक सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के,
मुझे याद है एक बार भी किसी भी पत्रकार ने यह कंप्लेन नहीं की हो कि हमारे ऑफिस में पीएमओ से फोन आया है कि आप जो है इस तरीके की रिपोर्ट करें या इस तरीके की रिपोर्ट ना करें। इस तरीके की कभी भी जो आज हम बातें सुनते हैं, जो आज हम बातें देखते हैं कि पत्रकारों के कार्यों में तमाम तरीके के व्यवधान डाले जा रहे हैं, पत्रकार जो ढंग से काम करना चाह रहे हैं उनको नौकरी से बेदखल कर दिया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। उस तरीके की स्थिति जो है वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में तो हमने नहीं देखी। हमने देखा कि कई पत्रकार दिस नेशन वांट्स टू नो, ये राष्ट्र जानना चाहता है, ऐसी बड़ी बड़ी खोखली खोखली बातें करके उन लोगों ने अपनी दुकानें लगा ली। परंतु सरदार मनमोहन सिंह ने कभी भी उनको मतलब हे दृष्टि से नहीं देखा। इन लोगों ने तमाम तरीके की हिमाकत की, उनको जलील करने की, उनको बेइज्जत करने की। सरदार मनमोहन सिंह सरीखे अर्थशास्त्री, सरदार मनमोहन सिंह सरीखे सज्जन व्यक्ति को, किंतु कभी भी सरदार मनमोहन सिंह ने, जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिनका नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, उन्होंने कभी भी किसी भी पत्रकार को अपने अंगूठे के नीचे दबाने की कोशिश नहीं की। ये आपको, मेरे को और इस फ्रेटर्निटी के हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए। जी बिल्कुल सर, और यही आपने सवाल पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। मेरा यही सवाल था कि जिस तरह से इस वक्त मीडिया चल रही है, मीडिया संस्था, और अगर हम मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखें तो उस समय हर पत्रकार एक सवाल पूछ सकता था और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी ही सरकार के खिलाफ पत्रकार सवाल पूछते हुए नजर आते थे, और कई सारे ऐसे सवाल होते थे जिसका वो खुद बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब देते थे, और बहुत ही सुलझी हुई राजनीति उस समय देखने को मिलती थी। लेकिन अब इस समय अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उतना करते हैं नहीं, और बाई चांस अगर बहुत ही बरसों पहले उन्होंने किया भी हो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उस तरह के सवाल पत्रकारों ने पूछने की हिम्मत भी नहीं की उनसे कि पत्रकार उनसे उनके खिलाफ या सरकार के खिलाफ कुछ ऐसे सवाल पूछ ले, वरना वो भड़क उठेंगे। ऐसा ही अब बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ भी देखने को मिलता है सर कि उनसे सवाल पूछने से पहले ही वो भड़क उठते हैं पत्रकारों को देखते ही कि आपने कैसे ये सवाल पूछ लिया, आप समझ नहीं पा रहे हम कौन है। तो ये चीजें पहले नहीं देखने को मिलती थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में, लेकिन अब देखने को मिलती है। तो कितना स्तर गिर गया है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, स्तर तो बहुत ज्यादा गिरा है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, और आप देख सकती हैं कि बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार जिनको यंगर जनरेशन जो है बहुत इज्जत की नजरों से देखा करती थी, वो सारे पत्रकार आज मेन स्ट्रीम से बाहर होके यूट्यूब पे अल्टरनेटिव अपना मीडिया चला रहे हैं। ठीक है, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि पत्रकारों को ढंग से काम नहीं करने दिया गया। मेरा ये कहना है कि आप ढूंढ के लाइए उस व्यक्ति को जो ये कहा करता था बात बात पे कि दिस नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत। आप ढूंढ के लाइए उस गोदी मीडिया के बॉस, सुपर बॉस रजत शर्मा को, जो लोगों को बुला के अपनी अदालत में उलझुलूल उटपटांग सवाल किया करते थे, और उनसे सवाल कीजिए कि आप बताइए कि नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह, इन दोनों के कार्यकाल में ऐसा क्यों है कि कभी नरेंद्र मोदी आज तक स्वाधीन पत्रकारों के सामने आने में जो है झिझकते रहे, शर्माते रहे। वो आए हैं तो सिर्फ आप लोगों के पास सामने आए हैं जिनको सो कॉल्ड गोदी मीडिया कहा जाता है, जो बहुत फेवरेबल है, जो टफ क्वेश्चंस पूछने से डरते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं राजीव रंजन सिंह या संजय शर्मा जैसे पत्रकारों के सामने आते हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल पूछना चाहिए उस व्यक्ति से जो हमेशा ये बात करता था कि पूछता है भारत, पूछता है भारत। उस व्यक्ति को पूछिए, अर्नब गोस्वामी को, कि आज जब राजघाट में नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह जी का जो है समाधि स्थल नहीं बनाया जा रहा है, तो वो कितना इनके साथ में न्याय है, एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ में जिसने इस देश गिरते हुए, गर्त में जाते हुए इस देश के दामन को थामा था और इस देश की अर्थव्यवस्था को गर्त से खींच के निकाला था। मेरा कहना यह है कि आज जो मीडिया की बदहाली है, आज जो ये मीडिया का जो आप आर्थिक दिमागी रूप से, वैचारिक रूप से जो आप बैंक्रप्सी देख रहे हो, दिवालियापन देख रहे हो, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है वो रोल हमारे ही पत्रकार फ्रेटर्निटी के बहुत सारे पत्रकारों का है, जो चरण वंदना करने में, जो स्मृति गान करने में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, जो आज भी जो है सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछते हैं और पक्ष से सवाल नहीं पूछते हैं, और जो ये मानते हैं कि न्यूज कुछ नहीं होता है, जो होता है वो सिर्फ विचार होता है।
तो आप अर्नब गोस्वामी जैसे लोग जो बोलते हैं कि न्यूज कुछ नहीं है, जो भी है वो व्यूज है, तो आप अपने व्यूज दीजिए, और व्यूज द्वारा जो है वो न्यूज को कलंकित करने का जो प्रयास कर रहे हैं, जो एजेंडा सेटिंग की जा रही है, क्या ये पहले सरदार मनमोहन सिंह के समय में होती थी? पूछना चाहिए अर्नब गोस्वामी को। मैं तो बोलता हूं, पकड़ के लाओ, ढूंढ के लाओ, और आप लोग 4 PM के प्लेटफॉर्म पे सवाल करो इनसे। इस देश को आज एक कुणाल कामरा नहीं, 1000 कुणाल कामरा की जरूरत है, जो इस तरीके के पत्रकारों से सवाल पूछे कि पूछता है भारत कि आज की डेट में क्यों नहीं सत्ता से मीडिया सवाल पूछ रहा है, आज भी विपक्ष से क्यों मीडिया सवाल पूछ रहा है। जी बिल्कुल सर, और क्योंकि विपक्ष से सवाल इसलिए पूछ लिए जाते हैं क्योंकि विपक्ष की तरफ से उतनी तानाशाही देखने को मिली नहीं है, और जो सत्ता पक्ष है वो तो किस तरह से तानाशाही दिखा रहा है ये तो सर अभी बिल्कुल देखने को मिल रहा है। देश में जो कुछ भी चल रहा है, ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की एजेंसियों का जिस तरह से प्रयोग हो रहा है, तो ये सब चीजें तो साफ है सर कि जिस तरह से इन एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है, इन संस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है, तो पत्रकारों से पत्रकार कैसे ही सवाल पूछ लेंगे। वैसे भी पत्रकारों पर ये तमगा तो लग ही गया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, कि गोदी मीडिया है, तो जो जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो तो साफ करते हैं। सर एक सवाल और रहेगा, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री मोदी के जो समर्थक है, और खासकर अगर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना होता है कि विदेश में काफी डंका बजाया प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन जिस तरह से अगर हम कहें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर हम बात करें तो विदेशी मीडिया, या फिर हम कह लें कि विदेशी जो तमाम नेता हैं, तमाम पॉलिटिशियंस हैं, उनकी तरफ से उनके निधन के बाद जिस तरह से मैसेजेस आए, जिस तरह से वीडियो भी आया जिस तरह से निकलकर सामने, तो खासकर ये लगता है ये जो तमगा लगाया गया है प्रधानमंत्री मोदी पे कि विदेशों में काफी डंका उन्होंने बजाया है, तो ये डंका पहले ही भारत का विदेश में बज चुका था, और ये बजाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनको बीजेपी ने दबाने की पूरी कोशिश की, और जिनके कार्यकाल को दबाने की कोशिश की, और उनके कार्यकाल को गलत ठहराने की कोशिश की। आप कैसे देखते हैं सर इस मुद्दे को? आप सही बोल रहे हैं, विदेशों में तो डंका बजा है, बिल्कुल बजा। कनाडा में ऐसा डंका बजा कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक G7 राष्ट्र से हैं भारत के जो है उच्चाधिकारियों को निष्कासित किया गया, उनको बाहर जाने के लिए कहा गया। विदेशों में बिल्कुल डंका बजा है, ऐसा डंका बजा है कि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश से वहां के प्रधानमंत्री फरार होके जो है भाग के अपनी जनता से जान बचा के आके जो है भारत में पनाह ली हुई है। विदेशों में डंका बिल्कुल बजा है। आप नेपाल देखिए, इतना एकमेव हिंदू राष्ट्र पूरे विश्व में जिसने जो आज जाके कम्युनिस्ट एक राष्ट्र की गोद में बैठ गया है, और हम जो अपने देश को हिंदुत्व देश या हिंदुओं का देश मानते हैं, इस हिंदुओं के देश से जो है उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के दुनिया का एकमेव घोषित स्वघोषित हिंदू राष्ट्र जो है वो एक कम्युनिस्ट राष्ट्र की गोद में जाके बैठा है। बिल्कुल डंका बजा है भारत का। जो भारत की जो सबसे सिक्योर प्लेसेस मानी जाती थी साउथ और वेस्ट की, जहां पे अधिकतर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे, वो श्रीलंका और वो उस तरफ से मालदीव, ये दोनों के साथ में हमने अपने संबंधों को इतना अच्छा बना लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री को लक्षद्वीप में घूम के बताना पड़ता है कि भैया वहां मत जाओ, ये जगह जो है ये ज्यादा अच्छी पर्यटन स्थल है। और वहां पे फिर उसके बाद में हमने देखा कि किस तरीके के मूवमेंट जो है वो भारत के अगेंस्ट में, भारत विरोधी किस तरीके की विचारधारा जो है वो बढ़ी है। तो जब हम अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जब सार्क राष्ट्रों से ही नहीं बना पा रहे हैं, जब हम एक कनाडा जैसे विकसित राष्ट्र के साथ में ही अच्छे संबंध नहीं बना पा रहे हैं, जब चाइना के साथ में हमारे फौजियों के क्लैशेस हो रहे हैं, पाकिस्तान तो आम बात की हर सत्ता में होता है, पर चाइना के साथ में हमारे फौजियों के क्लैशेस हो रहे हैं, सार्क नेशंस के साथ में राष्ट्रों के साथ में हमारे संबंध खराब हो रहे हैं, G7 के नेशन कनाडा के साथ में हमारे संबंध खराब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन ऐसा जो है अशिक्षित व्यक्ति है जिसको विदेशी नीतियों के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। वो ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोलता है कि भारत की आज की डेट में विदेश नीति बहुत सक्सेसफुल है? आप मुझे बताइए कहां से सक्सेसफुल है? आज जो है भारत के एक बहुत बड़े व्यापारी को अमेरिका के अंदर में जो है वो इंडैक्टमेंट हो जा रहा है अदानी जी का। ये तो आज तक पहले कभी नहीं हुआ था, कभी किसी भी भारत के बड़े व्यापारी का इंडैक्टमेंट नहीं हुआ था, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि भाई आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो अभी बहुत सक्सेसफुल है? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये स्टेट क्राफ्ट है। ये जो है ना, ये जो बार बार ये लोग बोलते हैं
कि भैया डीप स्टेट, अमेरिकन डीप स्टेट, क्या भारत के अंदर में डीप स्टेट नहीं है? या पूछिए अर्णब गोस्वामी से कि ये इंडियन डीप स्टेट के बारे में कब सवाल पूछेंगे, कब ये सवाल पूछेंगे कि इंडियन डीप स्टेट्स के कौन पार्ट है, कौन लोग हैं जो इंडियन डीप स्टेट्स का पूरा फायदा उठाते हुए जो है अपनी अपनी दुकानदारियों को इस देश के अंदर में स्थापित कर रहे हैं। सिर्फ डीप स्टेट्स अमेरिका में नहीं है, सिर्फ डीप स्टेट्स यूरोपियन यूनियन में नहीं है, सिर्फ डीप स्टेट चाइना में नहीं है, इंडिया में भी डीप स्टेट है। और ये जितने भी डीप स्टेट्स रहते हैं, ये बाहर के लोगों के साथ में जितना गलत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा अन्याय वो अपने देश के लोगों के साथ में करते हैं। तो जहां तक आप जो बात बोल रहे हैं विदेश नीति की, मुझे तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि विदेश नीति जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही है। मैं देख रहा हूं कि सार्क के नेशन हमसे छिटक गए हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट करके हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था नेहरू जी के समय में, टीटो के साथ में मिलके जो है, और कामेर अब्दुल नासिर जो इजिप्ट के राष्ट्रपति थे। तो युगोस्लाविया, इजिप्ट और भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी, इन तीनों ने मिलकर जो नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया था, वो नॉन अलाइन मूवमेंट आज कहां है? कहां संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर में क्या हमको परमानेंट सीट मिली है? आई मीन ऑन व्हाट बेसिस वी आर क्लेमिंग दैट आवर फॉरेन पॉलिसीज आर वेरी सक्सेसफुल? ये मुझे समझना है कि किस बात पे हम ये तरजीह देते हैं या किस बात पे हम ये स्ट्रेस करके बोलते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके की बात करते हैं उन लोगों को फॉरेन पॉलिसी का कुछ भी ज्ञान नहीं है। जी सर, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं जो ये डंका बजाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को आप देखिए, विदेशों में क्या अच्छा माहौल है, भारत को लोग अब जान पाए हैं, पहले तो उतना कुछ डंका नहीं था। लेकिन सर इन सब सवालों के बीच में एक चीज और प्रधानमंत्री मोदी काफी ज्यादा दोहराते हुए भी नजर आता है कि अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको लेकर भी काफी डंका बजा है बीजेपी की ओर से। और सर यही जानना है, यही सवाल अगला रहेगा, क्योंकि लगातार अगर देखें तो अर्थव्यवस्था को लेकर काफी कुछ बढ़िया चल रहा है, भारत अब बहुत अच्छा कर रहा है, ये चीज कहना है बीजेपी की ओर से। आप किस तरह से देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था को? क्या आगे चलकर जो अभी चीजें देखने को मिल रही है वैसे ही रहेगा माहौल, या इससे भी और बिगड़ता हुआ नजर आएगा? क्या लगता है आपको सर? देखिए, भारत जो है ये कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है जी। तो जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तब 65% के आसपास में जो है वो जीडीपी में कंजम्पशन का योगदान होता था और 35% के आसपास में जो है वो इन्वेस्टमेंट का योगदान हुआ करता था। जी। आज वो घट के 65% से कंजम्पशन जो है वो 61-62% पे आ गया है, ठीक है। तो कंजम्पशन जब कम होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग जो है जो कंज्यूम कर रहे हैं वो जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है। लोग कंज्यूम करना कब कम करते हैं? जब उनके जेबों में पैसे नहीं रहते। तो आप ये देखिए कि भारत की इकोनॉमी में आपको एक डाइकोटॉमी नजर आएगी, एक डाइवर्जेंस नजर आएगा। एक तरफ एक छोटा तबका है जो बहुत पैसे बना रहा है, ठीक है, और एक बहुत बड़ा तबका है जो आर्थिक बदहाली में, मतलब वो और ज्यादा जो है नीचे खिसक गया है। तो इसके अंदर में क्या हो रहा है कि जब देश जो है जब देश के अंदर में असमानता बढ़ती है तो कंजम्पशन का पोर्शन कम होता है, ठीक है। तो वो कंजम्पशन का पोर्शन हम कम होते हुए देख रहे हैं और इसी कारण से हम ये देख रहे हैं कि 1500 रुपए की लाडली बहना और लाडला भाव जैसी योजना जो है वो हर राज्य अपने अपने नोमेनक्लेचर, अपने अपने स्वरूप में लेके आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उस राज्य के अंदर में अधिकतर आबादी ऐसी है जो अपना भरण पोषण तक नहीं कर पा रही है, ठीक है। परंतु एक छोटा तबका जो है वो बहुत मलाई खा रहा है। वो तबका वो है जिसका कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटा के 22% कर दिया गया, और वो कॉर्पोरेट टैक्स 5 साल पहले 30% से 22% करने के बाद ऐसा सोचा गया कि वो कॉर्पोरेट जो है इंडिया में रोजगार के अवसर जो है वो सृजित करेंगे, रोजगार का सृजन होगा। किंतु रोजगार का सृजन होने के बदले हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट और कम होता चला गया, ठीक है। और हमने ये देखा कि ये पैसा जो है ये रियल इकोनॉमी में ना लगने के बदले, प्रोडक्टिव इकोनॉमी में ना लगने के बदले ये पेपर इकोनॉमी में लगा, फाइनेंशियल इकोनॉमी में लगा। उसी के कारण क्या हो रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। आपके प्रोडक्टिव वर्क में पैसा नहीं लग रहा है, आपके पेपर इकोनॉमी में आपका पैसा लग रहा है।
तो इस कारण से हम देख रहे हैं कि जिन जिन लोगों की कंपनीज हैं उनका मार्केट कैप और बढ़ता जा रहा है, उनका वैल्यूएशन और बढ़ता चला जा रहा है, तो आर्थिक असमानता और बढ़ रही है। ठीक है, किसी भी राष्ट्र में जब भी आर्थिक असमानता बढ़ती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती ही आती है, भले 1 साल बाद आए, भले 2 साल बाद आए, भले 5 साल बाद आए, बट ये होना ही होना है। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो, चाइना जैसी कंट्री रही तो बात अलग है, परंतु जब भी इकोनॉमी के अंदर में इनकम इंस्टेबिलिटी आती है तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेके आती है। यही कारण है कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले अब की बार 400 पार का बात करने वाले 250 के भी नीचे आ गए, 240 पे आके सिमट गए। तो आप ये समझिए कि जो कुछ भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के टाइम में बहुत आर्थिक उन्नति और प्रगति हुई है, मैं मानता हूं आर्थिक प्रगति, उन्नति और प्रगति हुई है, पर बहुत एक छोटे तबके के लिए हुई है। 98% जनता जो है वो और बदहाली की दिशा में गया है, 97% तो गए ही गए। जी जी सर, लगातार हम देखें तो यही सब तमाम सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल सर, जैसे हमने शुरुआत में ही चर्चा कर ली कि जिस तरह से अपमानित किया गया, और राहुल गांधी ने इस मोर्चे को संभाला। राहुल गांधी ने तुरंत ही इस बात को लेकर कहा कि जो परंपरा शुरुआत से चलती आई है उस परंपरा का उल्लंघन किया गया, और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है और आज पूरा देश उनके इस निधन पर शोक मना रहा है, उनको लेकर इतना बड़ा उन्हें अपमानित किया गया। तो ये मुद्दा काफी गरमाया सर, जिसे लेकर हमने चर्चा की शुरुआत ही की थी, और इसे लेकर अब जैसे भी संभावनाएं जताई जा रही है कि अब जो विपक्षी खेमा है वो लगातार अब हमलावर होगा, क्योंकि इससे पहले भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर कितना कुछ बवाल हुआ देश में, वो देखने को मिला, और ये मुद्दा भी काफी गरमाया। फिलहाल सर आश्वासन दे दिया गया है कि एक कमेटी बैठेगी, एक उस पर निर्णय लिया जाएगा और दिया जाएगा जमीन, लेकिन फिर भी वो देखने वाली बात होगी सर। 2-3 दिन की मोहलत भी मांगी गई है, फिलहाल अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये आखिरी सवाल है सर, कि जो आश्वासन दिया गया होम मिनिस्ट्री की ओर से कि जमीन दिया जाएगा, आवंटन किया जाएगा, लेकिन एक कमेटी बैठेगी, उस पर चर्चा होगी। इससे समझ में आता है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कितना ज्यादा इन लोगों का खराब है। जो आप देखिए एक शब्द, पता नहीं आप 2014 के पहले पत्रकारिता में थे कि नहीं थे, पर एक शब्द का बहुत बड़ा चलन हुआ करता था, पॉलिसी पैरालिसिस। मनमोहन सिंह को जोड़ दिया गया था पॉलिसी पैरालिसिस वर्ड के साथ में। अब आप सोचिए, एक प्रधानमंत्री दिवंगत हो जा रहे हैं, निधन हो जा रहा है, और उनका समाधि स्थल कहां बनेगा, उनका लास्ट राइट्स कहां परफॉर्म किया जाएगा, इसके लिए एक मतलब ये लोग कमेटी स्थापित करेंगे। लास्ट राइट्स तो होंगे, परफॉर्म हो गया, समाधि स्थल कहां बनेगा इसका कोई पहले से नियोजन नहीं है, किसी भी तरीके की प्लानिंग नहीं है। तो ये जो पॉलिसी पैरालिसिस जो दिन भर जो जाप किया करते थे ये ऐसे खोखले पत्रकार, मुझे ये जानना है कि ये खोखले पत्रकार जो है, हॉलो मैन जो हमेशा बोला करते थे पूछता है भारत, पूछता है भारत, ये खोखले मैन, ये हॉलो मैन जो है, ये कब पूछेंगे, कब कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के समय में भी पॉलिसी पैरालिसिस है। और जहां तक बात कर रही हैं आप राहुल गांधी और कांग्रेस की, भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग सड़कों पे कब उतरेंगे। एक से एक बड़ी बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं, परंतु इस देश में जो पार्टी जो जानी जाती थी अपने आंदोलनों के कारण, जिसने देश को आजादी दिलाई आंदोलनों के दम पे, वो पार्टी आज आंदोलन से क्यों अपना मुख मोड़ रही है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अनगिनत बार आपके ही प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस के लीडर सड़कों पे उतरें, लाठियां खाएं, अपनी हड्डियां तुड़वाएं, 4-5 सर पे चोटें करवाएं, उसके बाद में जो है जनता उनके पीछे पीछे खुद ब खुद आएगी। एक लीडर को लीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लीड करता है, वो आगे रहता है, ठीक है, इसलिए उसको लीडर कहा जाता है। पर जब आप लीड ही नहीं करोगे तो, और आप चाहोगे कि जनता ही आके आंदोलन करे, तो भैया ऐसा तो होता नहीं है। इस देश की जनता बहुत ही गरीब है, उसको मालूम है कि वो सड़कों पे उतरेंगे तो उनको 4 चमेट मार के जो है जेल में डाल दिया जाएगा, और उनके पास में अपनी बेल कराने के लिए 1000 रुपए भी नहीं रहेंगे। तो लीडर जो है उनको लीड करना होगा, उनको सड़कों पे उतरना होगा, उनको आंदोलन करना होगा, और तब जाके जो है इस देश की जनता को लगेगा कि उनको लीड करने के लिए कोई आया है, तो जनता फिर पीछे आएगी उनकी।
जी। बिल्कुल सर, वो तो सर देखने वाली बात होगी कि अब जाकर कांग्रेस पार्टी लीड करने के लिए आगे आती है या नहीं। जो सड़कों पर आने की बात की जा रही है, जो आंदोलन करने की बात की जा रही है, अब वो आंदोलन होता है कि नहीं, ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह का आज ये मामला निकल कर सामने आया, उस पर आपने चर्चा की सर, आपने बहुत कुछ जानकारियाँ दी, दर्शकों को भी बताया कि क्या कुछ ये माहौल देखने को मिला। उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हम देखें तो इस तरह का माहौल देखने को मिला और ये कृत्य बहुत ही निंदनीय है। और अगर हम देखें तो विपक्षी खेमा इस मुद्दे को उठाते हुए भी आ रहा है, क्योंकि अगर कहें तो ये परंपरा तोड़ी गई है और राहुल गांधी इसको लेकर काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, केवल अगर हम कहें तो पूरा का पूरा विपक्षी खेमा इस वक्त काफी आक्रोशित है और ये सवाल उठ रहा है कि जब सभी जितने भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जब उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर हुआ, जब उनके स्मारक राजघाट पर बने, तब मनमोहन सिंह के साथ ऐसा क्यों किया गया और उन्हें इतना अपमानित क्यों किया गया। तो इसको लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल होम मिनिस्ट्री की ओर से भी चीजें सामने आई हैं कि एक कमेटी बैठाई जाएगी और चीजें तब क्लियर होंगी। 2-3 दिन की मोहलत भी ली गई है, लेकिन इस मोहलत को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का कृत्य किया गया है, तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस को अपमानित करने के लिए किया गया है और इस तरह की उम्मीदें बीजेपी से फिलहाल जताई जा रही थी। पर बीजेपी ने इस वक्त जो कुछ भी किया है, केंद्र सरकार ने जो कुछ भी किया है और जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।